नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे बैन के बाद भड़की हिंसा का सीधा असर भारत के सीमावर्ती राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश पर दिख रहा है। नेपाल की अस्थिरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की 651 किलोमीटर लंबी सीमा से सटे 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड में नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाके में पुलिस प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर आने जाने वाले शख्स की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। यूपी के 7 और उत्तराखंड के 3 जिले नेपाल की सीमा से सटे हैं। सभी 10 जिलों में कड़ी निगरानी की जा रही है। महराजगंज के सोनौली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। महराजगंज नेपाल सीमा से सटे भैरवा एयरपोर्ट पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते एयरपोर्ट पर आग की लपटें और धुआं दिखाई देने लगा। नेपाल में फैली हिंसा भारतीय बॉर्डर से सटे नेपाली शहरों में भी आग की तरफ फैल चुकी है। लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से जुड़े केलाली जिले के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने शेर बहादुर देउवा के मकान को जला दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले पथराव और तोड़फोड़ किया और उसके बाद शेर बहादुर देउवा के मकान में आगजनी की। बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। लखीमपुर खीरी जनपद में काफी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानून व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। जो बॉर्डर एरिया को देखने वाली हमारा सीमा सुरक्षा बल है उनके साथ भी लगातार हम लोग समन्वय में हैं। ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में बवाल के बाद पुलिस और एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। इस समय लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर गौरी फंटा पे खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नेपाल का हिस्सा है, इसके पार नेपाल का हिस्सा है। नेपाल में 2 दिन से चल रहे जन प्रदर्शन को देखकर नेपाल का जो हिस्सा है उसमें लगातार आंदोलनकारी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर अभी जो नेपाल का धनगढ़ी शहर है, धनगढ़ी शहर में जो 6 बार के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउवा, उनके मकान पर भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। नेपाल में जारी बवाल के बाद भारतीय नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। महराजगंज में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। महराजगंज से सटे सोनौली बॉर्डर पर आने जाने वालों की गहन जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो महराजगंज जनपद के जो भारत नेपाल की सोनौली सीमा है वहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं और नेपाल की जो स्थिति है उसको लेकर बेहद चौकन्ने हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नेपाल राष्ट्र है और यहाँ पर अभी निषेधाज्ञा लागू है और यहाँ से कर्फ्यू हटा लिया गया है। निषेधाज्ञा लागू है। नेपाल में जारी बवाल के बीच भारतीय सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिद्धार्थनगर में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। बॉर्डर पर लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। ककरहवा बॉर्डर से सटे नेपाल क्षेत्र में 4 पहिया गाड़ियों के आने जाने पर प्रतिबंध है। सीमा पर सिर्फ दोनों तरफ के स्थानीय लोगों को ही सीमा पार कर आने की इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नेपाल में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल को लेकर भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों को नेपाल नहीं जाने की सलाह दी गई है। नेपाल से सटे बिहार के जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है और बॉर्डर वाले इलाकों में पुलिस प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर आने जाने वाले शख्स की सख्ती से चेकिंग भी की जा रही है। तो नेपाल में फिलहाल हालात काबू में नहीं है। हिंसा और बवाल के बीच अभी हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के जोगबनी बॉर्डर पे और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह जोगबनी का बॉर्डर है और नेपाल का जो है रानी इलाका और विराटनगर ठीक कुछ ही किलोमीटर के बाद यहाँ पर है। स्थानीय लोग हैं उनसे सीधे जानते हैं कि वर्तमान में कल शुरू हुआ ये छात्रों का आंदोलन आज उग्र रूप ले चुका है और विराटनगर में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सभी में आग लगा दी गई है और अभी शाम में ये सूचना आ रही है कि भाट बटनी जो मॉल था उसे भी लूट लिया गया है और जैसे अधिकारी की हत्या की खबर जो आ रही है वो यहाँ से नहीं है,
वो काठमांडू में एक डीएसपी है, उनकी हत्या की सूचना आ रही है। उन्हीं के इशारे पे गोली चलाई गई थी स्टूडेंट पर। छात्रों का कहना है कि उन्हीं के आदेश पे छात्रों पे गोली चलाई गई थी, जिनकी हत्या छात्रों द्वारा कर दी गई। सत्ता परिवर्तन अभी तक पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। जो भी सत्ता में आसीन लोग थे वो अभी सिर्फ अपना अपना त्यागपत्र दिए हैं। युवाओं का कहना है कि जो सत्ता है वो युवाओं के हाथों में आए। जो एक साइकिल बनी हुई थी नेताओं की, जो 3 या 4 नेता आपस में इस चक्र में आते थे और घूम फिर के वही लोग प्रधानमंत्री बन रहे थे। युवाओं का कहना था कि ये चक्र, ये साइकिल जो है ये खत्म हो, ये भ्रष्टाचारी जो नेता है ये जाए बाहर और नए युवा लोग आगे आए। बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ भी पैदा हो रही है। अभी बांग्लादेश से कैसी कंपैरिजन आप कर पा रहे हैं? बांग्लादेश में भी जैन जी ग्रुप के के द्वारा युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था और यहाँ भी जैन जी के ही थ्रू प्रदर्शन हो रहा है, उसी के बैनर तले यहाँ भी। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद अररिया के नेपाल बॉर्डर और जोगबनी में भी एसएसबी के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कल 452 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी और इंडिया गठबंधन के वी सुदर्शन रेड्डी को परास्त किया है। जीत के बाद सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ये हर भारतीय की जीत है और चुनाव खत्म होने के बाद हमें राजनीति भूल जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्व है और हम सभी को मिलकर काम करना होगा। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर उन्हें बधाई भी दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर चुनाव जीतने पर उन्हें बधाई दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की 3 तस्वीरें। It is a victory for every Indian that we all have to work together. If India, we have to develop Viksit Bharat by 2047 means we should not do politics in everything. We have to forget, once the election is over, we have to forget the politics and we have to concentrate on the development. राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। भारत को अपना नया उपराष्ट्रपति मिल चुका है। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 752 वोट पड़े थे, जिनमें से एनडीए उम्मीदवार को 452 और इंडिया उम्मीदवार को 300 वोट मिले थे। इस दौरान 15 क्रॉस वोट पड़ने का भी दावा किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि उसके उम्मीदवार को 315 वोट मिलेंगे। इसका मतलब है कि लगभग 15 विपक्षी सांसदों ने संभवतः क्रॉस वोटिंग की है। इस बीच बीजेपी सांसदों का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कोई टक्कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन की जीत देश हित में है। चलिए आपको बता देते हैं कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कौन हैं। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुप्पुर, तमिलनाडु में हुआ। उनकी शिक्षा की बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वे स्नातक हैं। 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के वे सदस्य बने। आरएसएस की विचारधारा में उनकी गहरी आस्था रही।
1998 और 1999 में कोयम्बटूर से वे लोकसभा सांसद रहे। संसद की कई समितियों में वे सदस्य भी रहे। साल 2004 में यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2004 से 2007 के बीच वे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 93 दिन की 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा भी उन्होंने निकाली। महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के वे राज्यपाल रहे। कोयर बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने रिकॉर्ड निर्यात करवाया। राधा कृष्णन के नामांकन के बाद से ही एनडीए खेमे का पलड़ा भारी माना जा रहा था। उनके चुने जाने के साथ ही अब वे राज्यसभा के सभापति पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।